नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको नित्य प्रति किसी न किसी कहानी को सुनाता हूँ, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाराज जयचंद की और पृथ्वीराज की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि अगर इस खेमे में पृथ्वीराज होते थे तो उस खेमे में जाकर के महाराज जयचंद खड़े होते थे, यानी वो उनके विपरीत ही रहते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उनकी पुत्री संयोक्ता विवाह के लायक होती है और उनका कन्नौज का दरबार सजा हुआ है, वो अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मंत्रियों से वह विचार विमर्श करके कहते हैं कि जिसके घर में पुत्री विवाह के योग हो और उसके पिता को नींद आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह संस्कार कर दूं, लेकिन अब ये भी निर्धारित नहीं है कि कौन सा राजा अच्छा है या बुरा है, और मैं अपनी बेटी को अपना वर वरण करने की स्वतंत्रता देना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि संयोक्ता का स्वयंवर किया जाए और राजा जयचंद बहुत बड़े राजा थे और जो लोग शायद तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं तो लोग जानते होंगे, राजा अजयपाल कन्नौज के राजा कहे जाते हैं और मंत्र विद्या में उनका विशेष स्थान है। खैर, ये चर्चा फिर कभी करेंगे। तो उन्हीं के वंशज थे महाराज जयचंद, तो बड़े न्यायप्रिय और बलवान राजा थे। महाराज जयचंद अपनी बेटी का हक नहीं मानना चाहते, इसलिए वह उसे स्वतंत्र रूप से स्वयंवर के लिए अनुमति देते हैं और देश के सारे राजाओं को एक पत्र लिख करके भेजा जाता है, जिसमें देश देश के राजा छोटे हो या बड़े सभी आते हैं और केवल एक राजा नहीं आते हैं, पृथ्वीराज चौहान। शायद उनको कोई कार्य विशेष रहा हो या जो भी कारण रहा हो, वो नहीं आते हैं। कुछ लोगों का मतभेद है कि इनकी बुराई थी, कुछ का कहना ये है कि ये आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की ऐसी व्यवस्थाएं थी कि रिश्तों की वजह से विवाह संबंध रुकते नहीं थे। तभी तो सारे राजाओं को जो है निमंत्रण पत्र भेजे गए। क्या राजा जयचंद का और कोई रिश्तेदार नहीं होगा? अगर वैसा होता तो इतिहासकार लिखते कि जो है इतने इतने राजाओं को जो है छोड़ करके बाकी राजाओं के यहाँ निमंत्रण गया। तो वहाँ पर सारे राजा एकत्रित होते हैं, महाराज पृथ्वीराज चौहान नहीं है। और जब ये खबर कन्नौज के महाराज जयचंद तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय एकाधिकार जयचंद का ही था, वही छत्रपति की उपाधि पाए हुए थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ही राज्य एक ऐसा था जो सम्राट की पोजीशन में था। बाकी वहां पर कोई राजा ऐसा नहीं था जो जयचंद के बराबर का माना जाता हो। जयचंद अपना अपमान महसूस करते हैं पृथ्वीराज चौहान के न आने से। तब वो पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाते हैं, उस स्वयंवर के किनारे जहां पर जूते चप्पलों का स्थान था, वहां पर उस स्वयंवर में पुतला को खड़ा कर देते हैं। और राजकुमारी संयोक्ता जब रंगभूमि में आती हैं
तब वहां वह पृथ्वीराज को अनुपस्थित पाकर हतप्रभ रह जाती हैं, क्योंकि पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे संयोक्ता ने सुन रखे थे और वह मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी। वैसे आप लोगों ने सीरियलों में देखा होगा, तरह तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं। तो मैं भी ये नहीं कहता हूं कि मेरी बात कोई प्रमाणित है, लेकिन जो मुझे उचित लग रहा है वो मैं कह रहा हूं। जो हम लोगों ने यहाँ आला गायकों के द्वारा सुना है वही चीज बता रहा हूं। तो जब वहां पे संयोक्ता पृथ्वीराज को उपस्थित नहीं देखती तो वो सारे स्वयंवर की सभा में घूम कर आती है और वापस उसी पृथ्वीराज के पुतले को ही जयमाला पहना देती है। बावनगढ़ के राजा कहते हैं कि इस तरह तो हमारा घोर अपमान किया गया है और हमको अपमानित करने के लिए महाराज ने बुलाया है। और सारे राजा जयचंद से आज्ञा लेकर के चले जाते हैं कि महाराज अब हमारा यहाँ कोई कार्य नहीं है, हम जाते। तब पुत्री संयोक्ता भी अपने महलों में भेज दी जाती है। दूसरे दिन दरबार लगता है, तब महाराज जयचंद पूछते हैं अपने मंत्रियों से, जो उनके राज दरबार में पंडित रहा करते थे, सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग पृथ्वीराज से मिले हैं या किसी ने पृथ्वीराज को देखा है। तो एक वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, वो उठकर कहते हैं, हाँ महाराज, मैं पृथ्वीराज के पास रहा हूँ, पृथ्वीराज से मिला भी हूँ, जीव को पूजा करता था, 5 बरस तक रहा, उसके पश्चात मैं यहाँ चला आया। तो जयचंद कहते हैं ठीक है, तब तुम ही चले जाओ गढ़ दिल्ली और जाकर के हमारा संदेशा देना जो यहाँ स्थिति है। कहना महाराज जयचंद ने आपको आमंत्रित किया है और वहाँ से जाकर के वो महाराज पृथ्वीराज चौहान को जयचंद का पूरा संदेशा बताते हैं। राजा जयचंद का पत्र पढ़ करके पृथ्वीराज कन्नौज जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि मैं आजमाइश करूं कि जयचंद के मेरे प्रति क्या विचार हैं। तो वो जो है वहां से अपना परिचय व्यक्त नहीं करते हैं, साथ में एक सामान्य व्यक्ति की तरह आते हैं। यानी कि अब पंडित के साथ में उनका एक मुख्य कर्मचारी था, इसका नाम था हीरा सिंह और राजा पृथ्वीराज, ये 3 लोग आते हैं। तो पंडित आकर के उनके आने की सूचना देता है और कहता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान का संदेश लाए हैं। तो पृथ्वीराज जब राजमहल में आते हैं तो देखते क्या है कि एक बहुत बड़ा पुतला सा बना है जो बिल्कुल उनके जैसा है, द्वारपाल की जगह पे खड़ा किया हुआ है जयचंद ने। क्योंकि राजा जयचंद उनके स्वयंवर में न आने से बहुत अधिक क्रोधित थे और उन्होंने अपने मंतव्य को प्रकट नहीं किया था। वो केवल जब पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए बुला रहे थे और पृथ्वीराज समय रहते कुछ ऐसा आभास कर लेते हैं तो उनका जो कर्मचारी था वही आगे बढ़कर बात करता है। तो कहता है महाराज मैं रास्ते का बहुत थका हुआ अलसाया हूँ और आप मुझे कोई ठहरने वाला स्थान बतलाएं जहाँ मैं ठहर जाऊं। तो जयचंद कहते हैं कि तुम्हारा राजा पृथ्वीराज इतना बड़ा राजा है कि उसको यहाँ आने का समय नहीं था। जब मैंने पत्र भेजा तब भी नहीं आए। तो कहते हैं कि वो राजकीय कामों में उलझे हुए थे। तो राजा जयचंद उनको अपने बाग में ठहरने के लिए बता देते हैं।
वहीं पर जाकर के वो कर्मचारी और पृथ्वीराज चौहान ठहर जाते हैं और यहाँ पर राजा जयचंद्र अपनी कचहरी समाप्त करके चले जाते हैं महलों पर। और ये बात रानी संयोक्ता को पता चलती है। तब संयोक्ता गुप्त रूप से जाकर पृथ्वीराज चौहान से मिलती है, सारा वृत्तांत कह सुनाती है कि जब आप नहीं आए तो किस तरीके से आपको अपमानित करने के लिए आपका पुतला जूतों के पास में रखा गया, लेकिन मैंने कैसी जयमाल पहनाई, ये सारा वृत्तांत बताती है और उनको पान का बीड़ा देती है, पुनः माला पहनाकर उनका अभिनंदन करती है। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि मैं इस तरह से चोरी से नहीं तुमको ले जाऊंगा, पूरी दिल्ली की सेना आएगी और जयचंद की आंखों के सामने से तुमको ले जाऊंगा। इतना वचन देते हैं और संयुक्ता वापस अपने महलों में चली जाती हैं। प्रातः होते ही राजा जयचंद पृथ्वीराज के यहाँ मिलने आते हैं तो वो भेंट की सामग्री लाते हैं उनके प्रतिनिधि को देने के लिए, और जयचंद को भी भान हो जाता है कि शायद ये पृथ्वीराज चौहान है। तो वो पृथ्वीराज चौहान का हाथ अपने हाथ में ऐसे लेते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए उनके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऐसे दबाते हैं कि राजा जयचंद के आते हैं। तो राजा जयचंद जब पृथ्वीराज की शक्ति परीक्षण कर लेते हैं तो वो अंदाज लगा लेते हैं कि ये पृथ्वीराज के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, और वहां से वो भेंट दे करके चले जाते हैं अपने 300 मल्लों के साथ में दोबारा आते हैं। लेकिन ये क्या, तब तक तो पृथ्वीराज चौहान उस जगह को छोड़ करके जा चुके थे और उस बाग से 5 कोस दूरी पर वो रुकते हैं और अपने साथी से कहते हैं, मित्र तुम चले जाओ गढ़ दिल्ली और हमारे छोटे भाई कान से कहना कि दिल्ली की समस्त सेना सजा करके यहाँ पर आ जाओ और यहाँ बड़ा युद्ध होना है, क्योंकि राजा जयचंद भी कोई छोटे मोटे राजा नहीं है। तो वो हरि सिंह चले जाते हैं, क्षमा करें हीरा सिंह, और जब वो वहां से वापस आते हैं तो बहुत बड़ी फौज लेकर आते हैं। 7 लाख की संख्या बताई जाती है। और इधर महाराज जयचंद को जब पृथ्वीराज चौहान नहीं मिलते हैं तो वो भी सचेत हो जाते हैं, ये भी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस तरीके से दोनों की तैयारियां हो जाती हैं और वो दिन आ पहुंचता है जब युद्ध होने की बेला आती है। तब पृथ्वीराज चौहान उनको एक पत्र लिख करके भेजते हैं कि अगर आप इस नरसंहार को रोकना चाहते हैं तो आप जो है हमको डोला दे दे संयोक्ता का, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, हम डोला लेकर चले जाएंगे। तब जयचंद अपनी सब सेना को आगे बढ़ा करके उनको जो है जवाब देते हैं कि हम युद्ध में कमजोर नहीं हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं। दोनों सेनाओं में 3 दिन तक बराबर युद्ध चलता है और जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलने लगता है तब पृथ्वीराज चौहान अपना हाथी आगे बढ़ाकर आते हैं और राजा जयचंद से कहते हैं कि अगर आप अपने नगर के भीतर, क्योंकि ये ब्राह्मणों की बस्ती है, कानकुब्ज शब्द से ही कन्नौज की रचना हुई है, तो ये ब्राह्मणों का गढ़ था, कानकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ था ये कन्नौज। तो राजा पृथ्वीराज यही कहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण ही सताए जाएंगे और क्षत्रिय को शोभा नहीं देता कि वो ब्राह्मणों को
उत्पीड़न करे। ब्राह्मणों का उत्पीड़न किसी भी रूप से न होना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह माने तो आप डोला यहीं रणखेतों में मंगा के रख लें। अगर हम विजयी हुए तो डोला ले जाएंगे, और अगर हम पराजित हुए तो वैसे ही लौट जाएंगे। ये बात राजा जयचंद को भी पसंद आती है, क्योंकि जब युद्ध नगर के भीतर होता तो वहां पर क्षति ज्यादा होती, और वो डोला मंगा लेते हैं। तो डोला को देख करके पृथ्वीराज की सेना में बहुत बड़ा उत्साह जागृत हो जाता है, और पृथ्वीराज भी उनको कहते हैं कि जो सैनिक एक कदम बढ़ जाएगा अपने मोर्चे से आगे, उसको 1 असरफी इनाम दी जाएगी, और जो 4 कदम चढ़ जाएगा उसको जो है 4 असरफियाँ मिलेंगी। ऐसे वो पानी बढ़ाना कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, और उनको बाढ़ में रख करके सेना को उत्साहित करते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि जो डोली तक पहुँच जाएगा उसको जागीरदारी दे दूंगा। तो एकाएक दिल्ली की सेना का उत्साह बढ़ जाता है, और वो कन्नौज की सेना को कुछ पीछे कर देते हैं, यानी डोला तक उनकी पहुँच हो जाती है। वहाँ से पृथ्वीराज डोला उठवा लेते हैं, और अब ये लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। और जो जयचंद के भाई थे रतिभान, वो भी बहुत बड़े योद्धा थे, वो इनके साथ में लड़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के कई वीर उन्होंने मार डाले, लेकिन पृथ्वीराज प्रयास कर रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई रिश्तेदार ना मारा जाए, और वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। उनकी रणनीति ये रहती है कि किसी तरह हम दिल्ली नगर में पहुंच जाएं तो स्वतः युद्ध बंद हो जाएगा। और जब दिल्ली के मुख्य द्वार तक रतिभान लड़ते हुए पहुंच जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान चले जाते हैं रणभूमि से, उनके भाई कान के द्वारा युद्ध का संचालन हो रहा है, तब वहां पर एक समय ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे हैं, और रतिभान के द्वारा तलवार का इतना जोरदार प्रहार होता है उनकी ढाल पर कि ढाल भी टूट जाती है, और साथ साथ में उनका मस्तक भी कट जाता है। लेकिन मस्तक कटने के साथ साथ वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, और उसी अंतिम क्षणों में वो रतिभान को भी मार डालते हैं, यानी एक दूसरे का वध कर देते हैं। और वहां पर महाराज जयचंद फिर जब आगे बढ़ने लगते हैं तो फाटक पर चंद्रवरदाई यानी चंद्रभाट के द्वारा कहा जाता है कि महाराज अब जो होना था वो हो चुका, अब क्या फायदा है नरसंहार का। और अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कह रहा हूँ ब्राह्मण होने के नाते कि अब इस युद्ध को यहीं पर विराम दें, अपनी तलवार को म्यान में रख लें। तो राजा जयचंद उनकी बात मान लेते हैं और अपनी सेना के साथ कन्नौज वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कृपया मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर सूचित करें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आलखंड की सारी कहानियाँ आपको इसी प्रकार बताता रहूँगा। हमेशा कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा प्रयास होगा आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग यहाँ तक साथ बने रहे। नमस्कार।